हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड द टॉपिक टेकन फॉर टुडे डिस्कशन इज साउंड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि साउंड होता क्या है, इसका प्रोपगेशन कैसे होता है, किस तरह की वेव है, इसका नेचर कैसा है। फिर उसके बाद हम जानेंगे इको के बारे में, रिवर्बरेशन के बारे में, फिर एक सोनार की वर्किंग कैसे होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में वन बाय वन कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं साउंड से। ठीक, तो अगर पहले आपसे भी पूछा जाए कि साउंड होता क्या है, तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली बात तो सिंपल है कि साउंड क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या, जस्ट लाइक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये करता क्या है, इट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। ओके, इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग and the sounds are detected by ears in a human body. So not even a human body, in every animal sound is detected by ears only. So sound is something, is an energy which produces sensation of hearing in our ear. ये तो है बेसिक डेफिनेशन जो आप साउंड की पढ़ते आ रहे हो। लेकिन साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, देखिए किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, वाइब्रेशंस। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट टाइम माई vocal box is producing some vibrations, okay, and that vibrations is producing a sound. तो साउंड केवल और केवल प्रोड्यूस होता है आपके वाइब्रेशंस के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा जो क्लासेस में आपके या नॉर्मल लाइफ में आपने एग्जांपल देखे होंगे, देवर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। एक ट्यूनिंग फॉर्क मोस्टली साउंड्स एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर ट्यूनिंग फॉर्क का होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो आपके ये वाले पार्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या, ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कब, जब आप इस पर किसी चीज़ को स्ट्राइक करवाते हो। जैसे ही आप इसको इस पर स्ट्राइक करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, एक साउंड मिलता है। क्लियर, जो तब तक ऑडिबल होता है जब तक आपके ईयर्स की ऑडिबल रेंज में होता है। तो जैसे आप इसको स्ट्राइक करते हो, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होते हैं, वाइब्रेशंस। ओके, देयर विल बी सम वाइब्रेशंस एंड दीज वाइब्रेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड। ओके, सो इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन सम बॉडी वाइब्रेट्स। अगर वाइब्रेशन होगा तभी साउंड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अ पर्सन हु कैनॉट स्पीक, द प्रॉब्लम इज द वोकल बॉक्स इज नॉट प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशंस। तो केवल वाइब्रेशंस के द्वारा आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल है ट्यूनिंग फॉर्क। एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट डज ट्यूनिंग फॉर्क प्रूव्स। इट प्रूव्स दैट वाइब्रेशंस आर नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। बिना वाइब्रेशन के आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं इसका नेचर कैसा होता है। देखिए साउंड का नेचर होता कैसा है। आपने दो तरह के नेचर पढ़े होंगे वेव्स के टर्म्स में। पहला था आपके पास एक ट्रांसफर वेव, जो आप लाइट वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। दूसरा आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो जो लाइट वेव्स होती हैं वो करती हैं, वो शो करती है ट्रांसफर वेव। ओके, और साउंड वेव का क्या शो करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। दे प्रोपगेट थ्रू लॉन्गिट्यूडनल वेव। सी, इफ आई टॉक अबाउट लाइट, then I'm saying that if I'm talking about light, then I'm talking about transverse wave. ट्रांसवर्स, इसको क्या देते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लेकिन अगर मैं साउंड की बात करूं, सो साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है और साउंड वेव्स क्या होती है, दोनों को हम एक ही साथ पढ़ लेंगे। देखिए अगर कोई वेव प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर दो तरह के मोशन देखने को आपको मिलते हैं। एक होता है उसके एटम्स का वाइब्रेशन, एक होता है एनर्जी प्रोपोगेशन। या सिंपली कह सकते हैं कि वेव की डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, दो ही डायरेक्शन आपको देखनी पड़ती है। पहली होती है एटम्स की डायरेक्शन, जिसको हम कह देते हैं वाइब्रेशंस। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल जो वहाँ पर वाइब्रेट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन होती है। दूसरी डायरेक्शन किसकी होती है, आपकी वेव की डायरेक्शन। सेकंड इज ऑफ वेव। ये दो फैक्टर आपको यूज करने पड़ते हैं ट्रांसफर वेव में और लॉन्गिट्यूडनल दोनों में। तो देखिए अगर आप बात कर रहे हो ट्रांसवर्स वेव की, तो यहाँ पर क्या होता है, दिस एटम्स वाइब्रेशन, जो एटम्स के वाइब्रेशन होंगे वो 90 डिग्री पर होते हैं, किसके, वेव की डायरेक्शन की। दोनों की डायरेक्शन आपने देखनी है। अगर एटम्स वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है, ठीक है, एटम्स वाइब्रेशंस डायरेक्शन इज एट 90 डिग्री विद वेव डायरेक्शन, तो आप कह देते हो इस तरह की वेव को दैट इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। सिंपल डेफिनेशन है, ट्रांसवर्स वेव क्या होगा, आपका एंगल बनाने वाला है 90 डिग्री का। मतलब एटम्स की वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है, सपोज एटम इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं और आपकी वेव इस तरीके से जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको आप कह देते हो ट्रांसवर्स वेव। लेकिन हम पढ़ रहे हैं साउंड को, एंड साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो एटम्स के वाइब्रेशंस की डायरेक्शन होगी, एटम्स वाइब्रेशन डायरेक्शन, ओके, इज सेम एज
वेव डायरेक्शन, सेम एज वेव डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में एटम्स या मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करते हैं, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. Okay, so question can come in the examination that sound wave is an example of dash type of wave, or they will give you 4 options. Then out of the 4 options you have to tick for longitudinal wave. हो सकता है आपको एंगल पूछ लिया जाए. अब देखिए, वाइब्रेशंस की डायरेक्शन, एटम्स की वाइब्रेशन डायरेक्शन वही है जो वेव की डायरेक्शन है. इसका मतलब दोनों पैरेलल चल रही है. पैरेलल का मतलब एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री. लेकिन बात करें ट्रांसवर्स वेव की, जो क्वेश्चन बन सकता है आपके लाइट वाले चैप्टर से, तो वहां पर आपका एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का. क्लियर? कह देते हैं टेंजेंशियली या परपेंडिकुलर, दीज ऑल वर्ड्स आर यूज्ड फॉर 90 डिग्री. तो 90 डिग्री अगर एंगल बनता है तो आप कहते हो ट्रांसवर्स वेव, और अगर इन दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल है 0 डिग्री या वो पैरेलल है तो आप कह देते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव. सो साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ठीक है, अब बात करते हैं जरा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है कि वेव ट्रैवल कैसे करती है. देखो, वेव ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. और व्हाट इज कंप्रेशन रेयरफेक्शन? सपोज करिए यहाँ पर कोई सोर्स है जिसने क्या किया है, साउंड को प्रोड्यूस करा है. कोई सोर्स साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेक्शन दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये क्या करेगा, ये डेवलप करता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन. कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर एसोसिएटेड विद साउंड. अब कंप्रेशन देखो, कंप्रेशन मतलब कंप्रेस्ड, मतलब ये स्टेट कौन सी है? एक कंडेंस स्टेट है. कंप्रेशन मतलब प्रेशर, आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो. मतलब जहाँ पर लेयर्स क्या होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, लेकिन जहाँ पर लेयर्स क्या जाती है, फ्री हो जाती है या काफ़ी स्पेस आ जाता है, वहाँ पर कह देते हो रेयरफेक्शन. तो जैसे ही आप साउंड सोर्स से किसी साउंड को प्रोड्यूस करते हो तो एयर की लेयर्स क्या जाती है, कुछ तो आ जाती है बहुत नज़दीक नज़दीक, कुछ इस तरीके से. ठीक है, कुछ होती है वो दूर दूर, कुछ इस तरीके से, जो क्या होंगी काफ़ी दूर. अगर उसको डार्क दिखा सकते हैं, देखिए इस तरीके से क्या हो जाएंगी, दूर दूर. फिर उसके कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगेन कंप्रेशन एंड आफ्टर सम टाइम अगेन रेयरफेक्शन. सो इन दिस वे वेव ट्रैवल्स. जैसे ही आप साउंड को प्रोड्यूस करते हो तो क्या होता है, कंप्रेशंस बनते हैं, रेयरफेक्शन, देन अल्टरनेटिवली कंप्रेशन, रेयरफेक्शन. तो इसको कहा गया है कंप्रेशन, और ये स्टेट को कहा जाता है रेयरफेक्शन. तो इस तरीके से क्या होता है, साउंड ट्रेवल करता है बाय मेकिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, एंड दिस गोज ऑन अल्टरनेटिवली. कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मिलेगा, फिर क्या होती है, आगे वाली लेयर दूसरे स्टेट में चली. जैसे माना ये कंप्रेशन है तो आगे वाली लेयर क्या आ जाएगी, रेयरफेक्शन में. फिर यही यहाँ से क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन. इन दिस वे द साउंड ट्रैवल्स. इन दिस वे द साउंड प्रोपगेट्स. तो साउंड जब भी प्रोड्यूस होता है किसी सोर्स से, वो क्या करता है, लेयर्स को कंप्रेशन, रेयरफेक्शन वगैरह के जो पैटर्न बनते रहते हैं, उससे क्या होता है, आपका साउंड धीरे धीरे आगे ट्रेवल करता जाता है. तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर एसोसिएटेड विद प्रोपगेशन ऑफ साउंड. अब इससे एक चीज़ पता चलती है, देखिए अगर आप साउंड का सोर्स प्रोड्यूस कर रहे हो, कंप्रेशन रेयरफेक्शन बन रहे हैं, तो ये कहाँ पर बनता है, ये बनता है किसी मीडियम में. ठीक है, ये बनेगी किसी मीडियम में. इसका मतलब मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड. क्लियर? मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड. अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं करता है. ठीक है, यहाँ से आपको पता चलता है किसके बारे में, स्पीड के बारे में. अब मैं बात कर रहा हूँ स्पीड की, कहाँ पर स्पीड ज़्यादा होने वाली है. ध्यान रखिए, सॉलिड्स में स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, फिर थोड़ा कम लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस में. वहाँ पे मैंने क्वेश्चन आया कि वैक्यूम भी तो होता है, तो सबसे कम गैसेस क्यों कहा? इसलिए कहा गया कि वैक्यूम में तो होता ही नहीं है. क्लियर? वैक्यूम में कोई साउंड होता ही नहीं है. अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो सॉलिड में ज़्यादा होगा, गैसेस में थोड़ा कम, सॉरी लिक्विड में थोड़ा कम, गैसेस में उससे भी कम, लेकिन वैक्यूम में तो होगा ही नहीं. क्यों? मीडियम. द क्वेश्चन इज मीडियम. सो इन द लास्ट वन ऑफ द एग्जामिनेशन देयर वाज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, और आपको डिफरेंट क्या दे दिए थे, वहाँ पर कुछ मैग्नीट्यूड्स दिए थे, तो उसमें आंसर क्या था, 0. क्लियर? मीडियम अगर है ही नहीं तो आपका साउंड की स्पीड क्या जाती है, 0. तो वैक्यूम में अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड ऑफ साउंड कितना है, तो आपको 0. लेकिन अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चंस में कि आउट ऑफ दीज इन विच यू आर गोइंग टू हैव मैक्सिमम स्पीड, तो आपने क्या करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है. और पैटर्न में आपने क्या ढूंढना है, आपने ढूंढना है ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्टेट कौन सी है, क्योंकि मैंने कहा कि सॉलिड में स्पीड ज़्यादा है. जैसे बात करूँ कॉपर एक सॉलिड है, तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होने वाली है किसी भी लिक्विड से या किसी भी गैसेस से. क्लियर? लेकिन अगर आप बहुत सारे सॉलिड है, वहाँ पर भी आप देखते हो कि कौन ज़्यादा
कॉम्पैक्ट है। तो आपने देखना है कि यहाँ पर डेंसर मीडियम कौन सा है। डेंसर मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा आपको कहाँ मिलने वाले हैं, कॉपर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद किसी और लिक्विड स्टेट में। और लिक्विड में भी आप क्या कर सकते हो, सपोज आपसे पूछा गया कि दिए हुए एग्जाम्पल्स में से किस लिक्विड में ज़्यादा स्पीड, आपको किसको सेलेक्ट करना है, उनमें देखिए कि डेंसर वाला मीडियम कौन सा है। जो भी डेंसर लिक्विड होगा वहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इस पर भी कई क्वेश्चन बनते हैं कि आउट ऑफ दीज इन विच द साउंड इज गोइंग टू हैव मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड आपने देखी है कहाँ, सॉलिड्स में, लेकिन जीरो स्पीड कहाँ पर होगी आपकी, वैक्यूम में। रीजन, बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अगर मीडियम ही नहीं होगा तो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन वगैरह नहीं बन पाते। क्लियर। तो इस तरीके से आप इस पर बेस्ड एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। अब जरा बात करते हैं इको की। इसके बाद बात आती है कि इको क्या होता है। देखिए, इको को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो वर्ड्स रिमेंबर करने हैं, दिमाग में बिल्कुल बैठा लेने हैं। वो है आपका एक तो टाइम, ठीक है। जो आपका ब्रेन है, आपका ब्रेन किसी भी साउंड की सेंसेशन को कब तक अपने दिमाग में रख सकता है, 0.1 सेकेंड। इट परसिस्ट फॉर 0.1 सेकेंड इन योर ब्रेन। इस पर भी एक एमसीक्यू बन सकता है, क्लियर, कि कितने समय तक साउंड आपके दिमाग में परसिस्ट करता है, 0.1 सेकेंड तक। इसका मतलब 0.1 सेकेंड से पहले आप दूसरा साउंड नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि 0.1 सेकेंड तक वो साउंड क्या रहेगा, आपके दिमाग में परसिस्ट करेगा। इसका मतलब अगर आपको इको सुनना है तो जो इको का साउंड रिफ्लेक्ट बैक करके आएगा वो 0.1 सेकेंड के बाद ही आना चाहिए, पहले नहीं आ सकता। क्लियर। 0.1 सेकेंड से पहले आप इको सुन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 0.1 सेकेंड तक आपके दिमाग में जो भी साउंड आया होगा वो क्या करता है, परसिस्ट करता है। सो द टाइम इंटरवल एटलीस्ट फॉर एन इको टू बी हर्ड इज 0.1 सेकेंड। फॉर 0.1 सेकेंड यू नीड अ टाइम गैप। आफ्टर दैट फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम डिस्टेंस, हाउ टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस। देखिए, आपको ध्यान रखना है 22 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 334 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। It can fluctuate with the temperature, but ideally at 22 डिग्री सेल्सियस स्पीड कितनी होती है, 334 मीटर पर सेकेंड। अब आपने छोटी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या आप सिंपली कह सकते हो d इक्वल टू एस टी। डी इक्वल टू एस टी ज़्यादा सरल है याद करने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू एस टी। अब स्पीड आपके पास दी है और टाइम भी आपके पास दिया है, क्या आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। देखिए, इम्प्लाइज डिस्टेंस इक्वल टू, स्पीड आपको दिया है 334 और टाइम आपको दिया है 0.1, जो आपको देता है 34.4 मीटर, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, लेकिन ध्यान रखिए 34.4 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। मतलब इको कैसा होता है, देखिए, आपने कोई साउंड प्रोड्यूस किया, आगे गया, रिफ्लेक्शन हुआ, वापस आया। इसका मतलब ये गया भी और वापस भी आया, ठीक है, गया भी और वापस भी आया। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 34.4 मीटर। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए दैट हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी, मिनिमम डिस्टेंस की बात की जा रही है, हाउ फार एन ऑब्जेक्ट शुड बी इन ऑर्डर टू गेट एन इको। तो देखिए, डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कितना मिला, 34.4, लेकिन ऑब्जेक्ट तो आपका यहाँ पर है, क्लियर। अब आप रिफ्लेक्शन बैक वाला डिस्टेंस मेजर नहीं करोगे। इसका मतलब डिस्टेंस फॉर इको इज इक्वल टू 34.4 तो टोटल है, टोटल जर्नी अपॉन 2 अगर आप कर दो, इसका मतलब केवल एक टाइम का आप निकाल रहे हो। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 17.2 मीटर, क्लियर। तो इको के लिए आपको 0.1 सेकेंड का टाइम गैप चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, 17.2 मीटर। कई बार इस पर भी एमसीक्यू बन जाता है और 0.1 सेकेंड में बन जाता है। कई बार इस पर भी एमसीक्यू बना है कि 22 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 334 मीटर पर सेकेंड। 334 मीटर पर सेकेंड याद रखना इजी है अगर आपने ये याद कर लिया, क्योंकि यहीं से आपको 334 मीटर पर सेकेंड का आइडिया लग जाएगा। या 334 मीटर पर सेकेंड आपको याद है तो आप इको की डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, क्लियर। सो दिस वर द नेसेसरी पॉइंट दैट यू शुड नो अबाउट इको। अब बात करते हैं रिवर्बरेशन की। रिवर्बरेशन क्या होता है, देखिए, हॉल्स में क्या होता है, बड़े बड़े हॉल्स में जहाँ फंक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि साउंड परसिस्ट करता है ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब वही साउंड आपको बार बार सुनाई देता है। और यही होता है आपका थंडर स्टॉर्म में भी, क्लियर। थंडर स्टॉर्म की आवाज़ जो आप सुनते हो बारिश के समय, वो उतने बार नहीं होती जितने बार आप सुनते हो। एक ही बार वो आवाज़ भी होगी और बार बार कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन करना आपको क्या करता है, कंटिन्यू वो साउंड सुनाई देता है, जबकि वो साउंड एक ही बार प्रोड्यूस हुआ था,
क्लियर। जो थंडरस्टॉर्म की आवाज़ होती है वैसा लगता है जैसे कितनी देर से आवाज़ आ रही है, लेकिन वो एक ही बार प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन हुआ क्या है, वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसलिए क्या होता है, आपको साउंड ज़रा लंबा लगता है, काफ़ी लंबे टाइम के आपका लगता है कि काफ़ी देर से आवाज़ आ रही है। वो सिंपली क्यों हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। अदरवाइज दैट साउंड वाज प्रोड्यूस वंस। इन द सेम वे रिवर्बरेशन जो आपको हॉल्स में सुनने को मिलता है, वहाँ पर क्या होता है, कोई साउंड प्रोड्यूस हो गया, अब वो क्या करता है, वॉल्स के साथ कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन में जाता है और बार बार आपको सुनाई देता है। सो दैट कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड गिव्स यू अ प्रोलॉन्ग साउंड। आपको काफ़ी समय तक वो साउंड सुनाई देता है। क्लियर। कब तक सुनाई देगा, जब तक वो आपकी ऑडिबल रेंज में होगा। क्लियर। ऑडिबल रेंज में होगा, क्यों, क्योंकि वो उसके बाद भी रिफ्लेक्शन करेगा लेकिन वो आप सुन नहीं सकते, क्यों, क्योंकि फिर वो आपके ऑडिबल रेंज से कम हो जाता है। तो उस लिमिट तक आपको क्या होता है, वो साउंड आपको लगातार सुनाई देता है। दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन, मीन्स मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। और इसका क्या इफेक्ट होता है, इसका ये इफेक्ट होता है कि वो साउंड आपको ज़्यादा समय तक सुनाई देता है। क्लियर। दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। तो इसका रेमेडी क्या है, इसका रेमेडी ये है कि आप हॉल में साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हो, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। कई जगह पर आपके क्या किए जाते हैं, वॉल्स में स्मॉल स्मॉल होल्स भी बनाए जाते हैं, ताकि क्या हो, जैसे ही साउंड स्ट्राइक करे तो वो होल्स से क्या कर लें, वो छेद क्या कर लें, उसको एब्जॉर्ब कर लें। तो उस तरीके से भी आप रिवर्बरेशन को कम कर सकते हो, या फिर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल आप लगा सकते हो वॉल्स पर, जिससे क्या होगा, साउंड जैसे ही उस पर स्ट्राइक करेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। क्लियर। तो रिवर्बरेशन मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच गिव्स यू अ प्रोलॉन्ग्ड हियरिंग ऑफ साउंड। ठीक है, काफ़ी देर तक आपको वो साउंड सुनाई देता है। रिवर्बरेशन, उसकी रेमेडी क्या है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, या फिर आप वॉल्स में स्मॉल स्मॉल होल कर सकते हो, जिससे क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन करने पर वो साउंड एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से लॉ है जो साउंड के प्रोपगेशन को गवर्न करते हैं। देखिए, जो आपके साउंड के लॉज हैं, साउंड लॉज, दे आर सेम एज इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस पता है तो साउंड के भी वही लॉस हैं। पहला लॉ क्या था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो होता था लाइट वाले चैप्टर। और बिल्कुल ऐसा ही साउंड का भी, साउंड जिस एंगल पे, साउंड का जो इंसिडेंस एंगल होगा वही उसका रिफ्लेक्टिंग एंगल भी होता है। और सेकेंड लॉ क्या था, दैट इंसिडेंट रे जो आपकी, इंसिडेंट मतलब जो स्ट्राइक करेगी, जो स्ट्राइक कर रही है सरफेस के ऊपर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो स्ट्राइक करके वापस चली आती है, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री, नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑन लाई इन सेम प्लेन। उनका प्लेन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका डायग्राम आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, कुछ इस तरीके से आता है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर नॉर्मल दैट इज एट 90 डिग्री। इसको बोल देते हो आप आई, इसको बोल देते हो आप आर, ये होता है आर, ये होता है आपका आई, इसको कहते हैं प्लेन। ठीक है, क्लियर। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी प्लेन पर जहाँ पर क्या होता है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या करते हैं उस पॉइंट पर लाई करते हैं, दैट इज ना प्लेन। तो यही लॉज हैं साउंड्स की वेव के लिए जो आपकी लाइट के केसेस में होता है, मीन्स द लॉज आर सेम इन द केस ऑफ साउंड एज वेल एज इन द केस ऑफ लाइट। तो ये लॉ गवर्न करते हैं आपके साउंड की प्रोपगेशन को। ठीक है, तो ये था आपका रिवर्बरेशन और आपका लॉज गवर्निंग साउंड। इसके बाद बात करते हैं आपका सोनार क्या होता है। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनार एंड वेयर दे आर यूज। ठीक है, सोनार को करते हैं। तो सोनार का पहले आपको क्या याद करना है, आपको ध्यान रखना है कि सोनार शब्द का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो आपको आना चाहिए विद स्पेलिंग। ओके, आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं, जैसे साउंड, इसका एब्रीवेट, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या, इसको बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत सरल होते हैं, जो हर किसी को आते हैं। तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, वहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक लगा दी जाती है। जैसे सपोज करिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग दिया है और आपको साउंड नेविगेशन एंड रेंज वाला ऑप्शन भी दे दिया। ठीक है, यहाँ पर दीजिए साउंड नोटेशन एंड रेंज, कुछ ऐसा दे दिया, साउंड नोटेशन एंड रेंजिंग। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज सकते हो। आपको क्या करना है, किसी का भी एक्सपेंडेड फॉर्म विद स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन में क्या करेंगे, आपको नियरली
सेम टाइप के शब्द वहाँ पर दे देंगे जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, आपको उनमें से बेस्ट पार्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा जो आपको ट्रिकी क्वेश्चन दे सकते हैं वो आपका ये वाला। ठीक है, फिर साउंड नेविगेशन रेंजिंग, सोनार वर्क करता कैसे है देखिए। सपोज आपके पास कोई बोट है, बड़ी सी बोट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके कुछ दो इंस्ट्रूमेंट फिट कर दिए जाते हैं जिसको कहते हैं, एक होता है आपका एमीटर, एक होता है आपका डिटेक्टर। ठीक है, एक होता है एमीटर और एक होता है आपका डिटेक्टर। एमीटर को ट्रांसमीटर भी कह देते हैं। ठीक है, दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट कर रहा है, एमीटर मतलब जो एमिट कर रहा है। ये क्या ट्रांसमिट कर रहा है, एक अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रांसमिट करता है, एमीटर मतलब एमिट। ठीक है, दोनों की चीज़ें। एनसीईआरटी में आपको ट्रांसमीटर दिया तो ठीक है, एमीटर को नहीं लिखते हैं, अदरवाइज आप एमीटर को वही समझ सकते हैं, एमीटर ट्रांसमीटर। ठीक है, तो एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है डिटेक्टर। ठीक है, तो दो चीज़ आपके पास है, ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर आपका क्या लगा, सपोज यहाँ पर लगा आपका ट्रांसमीटर और दूसरा आपके पास क्या है, इसको मान लेते हैं डिटेक्टर। अब इसकी वर्किंग समझिए, वर्किंग होती कैसे। देखिए, ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर किसी वेव को क्या करता है, जो होती है आपकी क्या अल्ट्रासाउंड वेव, उसको क्या करता है कहीं पर एमिट कर देता है। सपोज आप जा रहे हो किसी मिशन पर, सिंपली आपका मिशन है कि आपने किसी डूबे हुए जहाज को फाइंड करना है और जो कहाँ पड़ा है, सपोज करते हैं वो यहाँ पर गिरा है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई डूबा हुआ जहाज है, आपने इसको पता करना है। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, कंटिन्यूसली आपकी रेज एमिट करता रहता है। अब रेज एमिट करते करते सपोज इधर एमिट हुई तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जैसे ही यहाँ पर स्ट्राइक करेगा इस पर, ठीक है, ट्रांसमीटर ने क्या करा, यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया, यहाँ पर क्या हुई आपकी वो अल्ट्रासाउंड वेव यहाँ पर स्ट्राइक कर गई। अब स्ट्राइक करेगी तो क्या करेगी, फिर वापस जाएगी, उसको कौन डिटेक्ट कर लेता है, आपका डिटेक्टर। नाम से पता लग रहा है डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से एक रे गई, ताकि मोर क्लियर, हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको मोर क्लैरिटी आ जाए। देखिए, यहाँ पर से क्या हुआ, ट्रांसमीटर ने एक वेव को सेंड किया जो स्ट्राइक कर गई उस डूबे हुए जहाज पर जिसको आप ढूंढ रहे थे। फिर यहाँ से क्या होगा, रे वापस आएगी और कौन डिटेक्ट कर लेगा इसे, डिटेक्टर। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसमीटर ने रे को भेजा, स्ट्राइक करी ऑब्जेक्ट पर और कहाँ आ गई, आपके डिटेक्टर के पास। अब इसमें क्या होता है, जो आपका ये साउंड आता है इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। जो अल्ट्रासोनिक वेव आपने भेजी थी वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसको डिटेक्टर डिटेक्ट करके इंटरप्रेट करता है। एंड आफ्टर इंटरप्रेटिंग इट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट। हो सकता है कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो, आप ढूंढ रहे थे इस जहाज को, मिला कुछ और, तो वो भी इंटरप्रेट करके क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर आपने किस चीज़ को फाइंड करा है। क्लियर, ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए आपको सेम टाइप ऑफ पिक्चर ही मिलेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलने वाले हैं वो इंटरप्रेट करके आपको बताते हैं कि चीज़ क्या है। क्लियर, तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हो या आपने एक्सीडेंटली फाइंड कर ली है, उसका क्लियर पिक्चर भी आपको मिल जाता है आफ्टर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर इंटरप्रेटेड। क्लियर, तो ये था आपका सिंपल इसका वर्किंग। अब ये भी पता करना होता है कि कितना डिस्टेंस पर है। अब ये तो कहीं से भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, हो सकता है यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कैसा एग्जैक्ट पता चले कि ये कहाँ पर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो चीज़ें देखते हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या है, टाइम। अब ये टाइम किस टाइम की बात हो रही है, कितने टाइम में ये साउंड आपके पास वापस आया है, मतलब जो साउंड भेजा गया था, जो अल्ट्रासोनिक साउंड भेजा गया था, वो कितने टाइम में आपके डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया। तो यहाँ से आपको मिल जाता है एक फैक्टर टाइम का, टी। क्लियर, दूसरी बात, अब क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम होगा, ठीक है, जो डेफिनेटली क्या होगा, वो वाटर ही होगा। ठीक है, जहाँ पर आप बोट वगैरह यूज़ कर रहे हो वहाँ पर वाटर ही होगा। लेकिन ध्यान रखिए, वाटर में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है साउंड की। रीज़न, बिकॉज ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स और सम अदर केमिकल स्पीसीज, और कुछ भी हो, इस कारण क्या हो सकता है, साउंड की स्पीड में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका 330 मीटर पर सेकंड, 320 मीटर पर सेकंड या 334 मीटर पर सेकंड ही बार बार आपको लेना है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन तरह के क्वेश्चंस में आपको स्पीड ऑफ साउंड दे दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड इतना है। तो इससे क्या मिलेगा, आपको एक फैक्टर मिल जाएगा स्पीड का, एस, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और टाइम भी आपको दिया होगा। तो वर्किंग में क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड आपको पता लग जाना है, दूसरे टाइम आपको पता लग जाएगा कितने टाइम में आपको वो रिफ्लेक्टेड साउंड वापस मिला है। अब आप क्या कर सकते हो, वही सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा इस सोनार की हेल्प से कि वह पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है।
ठीक है. सो what is the best part for sonar is that it not only detects the object, it also tells you the distance of that object. पानी में कितना नीचे डूबा हुआ है वो भी आपको सोनार इजीली बता देता है. ठीक है. तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, एक तो आपने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म स्पेलिंग के साथ याद रखना है. दूसरा आपको ध्यान रखना है इसमें एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है आपका डिटेक्टर. ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजता है, और जब किसी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होकर आती है तो उस अल्ट्रासोनिक साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कनेक्ट करता है, कन्वर्ट करता है, वो होता है आपका डिटेक्टर. फिर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके पता कर लिया जाता है कि गिवन ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है. सो इन दिस वे अ सोनार वर्क्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेंजेस ऑफ साउंड. ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ साउंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. देखिए, पहली बात तो ऑडिबल रेंज. आपको ऑडिबल रेंज पता होनी चाहिए, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आता है. ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन हेयर इज 20 to 20. ठीक है, 20 to 20 आप याद रखना है. यहाँ पर है 20 हर्ट्स और यहाँ पर है 20,000 हर्ट्स, या फिर 20 to 20 में आप ये भी कह सकते हो 20 हर्ट्स to 20 किलो हर्ट्स, ऐसे भी आप याद कर सकते हो. ठीक है, 20 to 20,000 या 20 to 20 किलो हर्ट्स भी आप इस तरीके से याद. तो ये है आपकी हमारी ऑडिबल रेंज, जिस रेंज में हम सुन सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं दो तरह के और साउंड. देखिए, एक तो होगा इससे नीचे वाला साउंड, एक होगा इससे ऊपर वाला साउंड. ठीक है. तो जो इससे नीचे वाले साउंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड. देखिए, लेस देन 20 हर्ट्स, लेस देन 20 हर्ट्स इम्प्लाइज इंफ्रासोनिक. ठीक है. इंफ्रासोनिक साउंड को हम क्या कर देते हैं, लेस देन 20 हर्ट्स. लेकिन अगर बात करें मोर देन 20 किलो हर्ट्स, मोर देन 20 किलो हर्ट्स, तो ये कौन से वाले आते हैं आपके, अल्ट्रासोनिक. ठीक है, ये आता है आपके अल्ट्रासोनिक. लाइक बैट्स कैच दे प्रे विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड. अल्ट्रासोनिक साउंड से क्या करते हैं, अपने किसी भी प्रे को कैच कर लेते हैं. ठीक है. तो अल्ट्रासोनिक साउंड कौन से साउंड है जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है, और इंफ्रासोनिक कौन से साउंड है जो आपकी लेस देन 20 हर्ट्ज है. तो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, आपको दे देंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको पैरामीटर दे दिए जाते हैं, फिर उससे निकलती है आपकी फ्रीक्वेंसी, और तब आप बताते हो कि किस तरह का साउंड है. ठीक है, किस तरह का साउंड है आपको इस तरीके से पता लग जाता है. ठीक है. तो आपने क्या करना है, किसी भी साउंड के जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपने उसमें क्या पता करनी है कि इस पर्टिकुलर साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है. एक बार आपको फ्रीक्वेंसी पता लग गई तो आप उसे कैटेगराइज कर सकते हो कि गिवन साउंड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ साउंड. सपोज आपका आंसर आ रहा है, सपोज करिए 2 हर्ट्स आपका आंसर आ गया, कैलकुलेशन करके आपका आंसर कितना निकल गया, 2 हर्ट्स. और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, दैट दीज आर द पैरामीटर्स फॉर द साउंड, सो व्हाट टाइप ऑफ साउंड इज इट. तो आप क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो और फिर देखते हो आंसर कितना. 2 हर्ट्स आया तो आप कहोगे द साउंड इज इंफ्रासोनिक. क्यों, क्योंकि 2 हर्ट्स आता आपका 20 हर्ट्स से नीचे. ठीक है. तो इस तरीके से आप किसी भी साउंड का डिटेक्शन कर सकते हो. ओके, सो इन दिस वीडियो व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इज, वी टॉक्ड अबाउट साउंड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज नेसेसरी फॉर साउंड. नेसेसरी फॉर साउंड इज वाइब्रेशंस. फिर उसके बाद साउंड किस तरह का नेचर शो करती है, वो शो करती है आपका लॉन्गिट्यूडनल नेचर, मतलब जहाँ पर एनर्जी की डायरेक्शन और एटम्स के वाइब्रेशन डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है. फिर हमने बात करी आपकी इको के बारे में, नेसेसरी कंडीशन फॉर इको 0.1 सेकेंड एंड एटलीस्ट 17.2 मीटर डिस्टेंस शुड बी देयर फ्रॉम विच द साउंड इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. ठीक है, 17.2 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए. फिर मैं बात करें रिवर्बरेशन क्या होता है, किसी भी हॉल में जहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं साउंड के, वहाँ पर भी क्या लगता है, कोई साउंड लंबे समय तक सुनाई देता है, उसको क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन. और उसकी रेमेडी क्या है, उसका रेमेडी ये है कि आप क्या कर सकते हो, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हो, या फिर वॉल्स में स्मॉल होल्स रखते हो, जिससे क्या होता है, साउंड टकराने पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है. उसके बाद हमने बात करी सोनार की वर्किंग, कौन कौन से डिवाइस उसमें होते हैं और कैसे साउंड को इंटरप्रेट किया जाता है, और कैसे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो सबमर्ज है. फिर हमने बात करी कि आपकी ऑडिबल रेंज क्या होती है, इंफ्रासोनिक साउंड किसको कह देते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड किसको कह देते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट sound. So till then, keep growing, keep studying. Thank you for watching video.